शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। अभी तक किसी को ये शायबा नहीं हुआ था कि मैं असली धर्मचंद नहीं हूँ, बल्कि उसका हमशक्ल एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ और धर्मचंद बनकर उनके पाकिस्तान दुश्मन मंसूबों को खाक में मिलाने का जतन कर रहा हूँ। दिन के 11 बजे मुझे लाहौर से भट्ट साहब का फोन आ गया। ये फोन मैंने अपने दफ्तर के नीचे तहखाने में छुपाया हुआ था। उसकी घंटी बजी तो मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से कोड अल्फाज में भट्ट साहब ने अपनी शनाख्त बताई। मैंने भी कोड अल्फाज में कहा कि तहखाने में जाकर बात करूंगा। भट्ट साहब या मलिक साहब से टेलीफोन पर आम उर्दू या पंजाबी जबान में बम धमाकों के मुताल्लिक बातें करने में कोई खतरा नहीं था, क्योंकि ये बातें पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम की बातें थीं। खतरा अगर था तो सिर्फ ये कि कहीं शीला धर, जो मेरी नकली मुसलमान बीवी बनकर रह रही है, हमारी बातें न सुन ले। इसका मैंने ये इंतजाम कर रखा था कि तहखाने वाला टेलीफोन बिल्कुल अलग था। उस पर अगर कोई बात कर रहा हो तो घर के दूसरे फोन पर उसकी बातें नहीं सुनी जा सकती थी। शीला वैसे भी उस वक्त बेडरूम में सो रही थी। मैं नीचे तहखाने में आ गया। यहाँ भट्ट साहब ने दोबारा फोन किया और मुझे जो कुछ बताया वो ये था कि सुबह ही से पुलिस को खबरदार कर दिया गया था। सफेद कपड़ों में पुलिस के गार्ड्स रीगल सिनेमा वाले बस स्टॉप के इर्द गिर्द तैनात कर दिए गए थे। सुबह के वक्त जो पहली बस कृष्ण नगर से छावनी की तरफ रवाना हुई, उसमें भी सफेद कपड़ों में मलबूस पुलिस के 3 आदमी सवार हो गए। वो मुसाफिरों की नक्लो हरकत को बड़े गौर से देख रहे थे। किसी मुसाफिर के पास कोई थैला नहीं था। रीगल बस स्टॉप पर बस खड़ी हुई तो उस वक्त भी कोई मुसाफिर थैला वगैरह सीट के नीचे रख कर न उतरा। उसके बावजूद रीगल बस स्टॉप पर एक खुफिया पुलिस वाले ने सांप सांप का शोर मचा दिया। सारे मुसाफिर घबरा कर बस में से छलांगे लगाते हुए नीचे कूद गए और बस से दूर भाग गए। उस वक्त बकौल भट्ट साहब वो मलिक साहब के साथ एक तरफ दरख्तों के पास खड़े थे। बस को प्रोग्राम के मुताबिक एक खाली जगह पर ले जाकर खड़ा कर दिया गया और ड्राइवर भी भाग गया। मजीद 10 मिनट गुजर गए, कोई धमाका न हुआ। खुफिया पुलिस वालों ने अगरचे देख लिया था कि बस की किसी सीट के नीचे कोई थैला नहीं है, मगर भट्ट साहब ने कहा कि बस 20 मिनट अलग जगह पर खाली जगह खड़ी रहेगी। हकीकत ये थी कि भारतीय दहशतगर्द उस बस में सवार नहीं हुआ था। वो दूसरी बस पर कृष्ण नगर से सवार हुआ था। उसके हाथ में पटसन का थैला था जिसमें डाले हुए पुराने कपड़े बाहर ही से दिखाई दे रहे थे। बम इन कपड़ों में छुपाया गया था। खुफिया पुलिस वाले भी उस बस में सवार हो गए। उन्होंने देखा कि एक मुसाफिर के हाथ में थैला है। उन्होंने जनरल पोस्ट ऑफिस के बस स्टॉप पर नीचे उतरकर आगे भट्ट साहब को मोबाइल पर इत्तला कर दी कि एक मुसाफिर के पास थैला है, शायद उसी में बम है। भट्ट साहब ने कहा कि मसलहत का तकाजा ये है कि हम इस मुसाफिर को कुछ नहीं कहेंगे, उसे रीगल तक आने दो। रीगल चौक में पहले ही सफेद कपड़ों में पुलिस एहलकार सवारियों की शक्ल में मौजूद थे। जैसे ही बस रीगल के स्टॉप पर रुकी, भारतीय दहशतगर्द ने थैले के अंदर हाथ डालकर बम की टाइम डिवाइस का हुक ऊपर कर दिया। थैले को उसने अपने पांव के पास रखा हुआ था। 2-3 सवारियां नीचे उतरी तो दहशतगर्द ने थैले को पांव से सीट के नीचे किया और खुद भी नीचे उतर गया। भट्ट साहब, मलिक साहब और खुफिया पुलिस के एहलकारों ने उस आदमी को मशकूक हालत में जाते देखा, मगर उन्हें उस आदमी को पकड़ने के ऑर्डर्स नहीं थे। यह आदमी एक तरह से वो छोटी मछली था जिसको बंसी के मुंह पर लगाकर पाकिस्तान की पुलिस ने बाकी बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ना था। इस मुसाफिर के उतरते ही खुफिया पुलिस वालों ने एक बार फिर सांप सांप का शोर मचा दिया। मुसाफिरों में वही भगदड़ मच गई। देखते ही देखते बस खाली हो गई। हिदायत के मुताबिक पुलिस के अपने ड्राइवर ने बस को वहां से चलाकर बड़ी तेजी के साथ एक वीरान सी जगह पर दरख्तों के नीचे खड़ा कर दिया। ठीक 7 मिनट के बाद बस में जोरदार धमाका हुआ और बस को आग लग गई। वहां शोर मच गया और सवारियां जो दूर खड़ी ये सोच रही थीं कि बस में जो सांप आ गया हुआ है उसे मार दिया गया होगा और बस वापस स्टॉप पर आ जाएगी। बस के धमाके और आग को देखकर वो और दूर भाग गई। भट्ट साहब ने फोन पर मुझे कहा, ये हमारी सिविल सर्विस की जिंदगी का पहला ऐसा मौका है कि मुजरिम हमारे सामने मौजूद था, मगर हम उसे किसी मसलहत की वजह से पकड़ नहीं सकते थे। मैंने हंसकर जवाब दिया, फिक्र न करें, ये मुजरिम मेरी कैद में ही हैं। बहुत जल्द ये खुद ही नहीं बल्कि अपने बाकी 3 दहशतगर्द साथियों के साथ आपकी गिरफ्त में आ जाएगा। मैंने उसके बाद भट्ट साहब से कहा कि वो मेरी आइंदा हिदायत का इंतजार करें, मैं उनसे जल्द राब्ता करूंगा। धमाके की खबर 1 घंटे के अंदर अंदर भारतीय सिफारत खाने में पहुंच गई।
प्रकाश खन्ना ने मुझसे फोन पर खुफिया अल्फाज में कहा कि मैं आपकी कॉटन से तैयार करदा चीजों को देखना चाहता हूँ। मैं प्रकाश खन्ना की आवाज को पहचानता था। मैंने कहा आप किसी भी वक्त दफ्तरी औकात में हमारे दफ्तर तशरीफ ले आएं। प्रकाश खन्ना ने कहा मैं 3 बजे आ सकता हूँ। 3 बजे का मतलब था कि वो रात के 10 बजे मुझे पहले से तयशुदा जगह पर मिलने आ रहा है। मैं 10 बजे वहाँ पहुँच गया। वक्त यूं तय किया जाता था कि वो जो वक्त बताता या मैं जो वक्त बताता उसमें हम 7 घंटे जमा कर लेते। प्रकाश ने 3 बजे का वक्त बताया था, मैंने उसमें 7 का हिस्सा जमा कर दिया और हासिल 10 आया। चुनाचे ठीक 10 बजे हमारी तयशुदा जगह पर मुलाकात हुई। प्रकाश कहने लगा लाहौर में बम धमाका जरूर हुआ है मगर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मालूम हुआ है कि पुलिस ने बस पहले ही खाली करवा ली थी और उसे एक तरफ लगा दिया था। ऐसा क्यों हुआ तुम्हारे ख्याल में? मैंने सोचने के अंदाज में सर हिलाते हुए कहा कुछ कहा नहीं जा सकता। मालूम तो यही होता है कि पुलिस को शक पड़ गया होगा कि बस में किसी मुसाफिर ने बम रख दिया है। वो बोला ऐसी सूरत में पुलिस को बस की तलाशी लेकर कुछ न मिलने के बाद मुसाफिरों को दोबारा बस में बिठा देना चाहिए था। हमें ये खबर मिली है कि पुलिस ने बस को एक खाली जगह पर उस वक्त तक खड़ा रखा जब तक बम चल नहीं गया। इसकी वजह क्या हो सकती है? मैंने कहा ये तो हमें केसरी लाल ही बता सकता है क्योंकि वो बम रखने के बाद मौका वारदात से कुछ फासले पर मौजूद था। प्रकाश खन्ना ने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर निगाह डाली और बोला केसरी लाल लाहौर से वापस आ गया होगा, चलो उनके ठिकाने पर चलकर उससे मालूम करते हैं। केसरी लाल उन 3 भारतीय दहशतगर्दों में से एक का नाम था जिनको मैं बम्बई से अपने साथ लाया था। प्रकाश खन्ना अपनी छोटी सी पुरानी जीप में बैठ कर आया। हम जीप में बैठे और इस्लामाबाद शहर के बाहर वीरान पहाड़ियों में उस मकाम पर आ गए जहां दहशतगर्दों को हमने छुपाया हुआ था। केसरी लाल लाहौर से वापस आ गया था। हमने उससे सारी बात पूछी तो उसने कहा ऐसा हुआ कि जैसे ही मैंने बस की सीट के नीचे बम वाला थैला रख कर नीचे उतरा, किसी ने शोर मचा दिया कि बस में काला सांप घुस आया है। ये सुनकर मुसाफिरों में भगदड़ मच गई और सारे मुसाफिर छलांगे लगाकर भाग खड़े हुए। बस को भी एक तरफ ले जाकर खड़ा कर दिया गया। उसके बाद वहाँ धमाका हो गया क्योंकि मैंने उतरने से पहले बम की टाइम डिवाइस का हुक ऊपर उठा दिया था। प्रकाश खन्ना हंसकर बोला तो असल बात ये थी। मैं भी ये सुनकर हैरान हुआ कि बस में से सवारियां क्यों उतर गई थी। मैंने फौरन प्रकाश खन्ना की हाँ में हाँ मिलाई और कहा सांप का सुनकर तो सवारियों ने इधर उधर छलांगे लगानी ही थी। फिर मैंने दहशतगर्द केसरी लाल से पूछा तुमको किसी ने देखा तो नहीं? मेरा मतलब है तुम्हें ये एहसास तो नहीं हुआ कि तुम किसी की निगाह में आ गए हो? केसरी लाल बड़ा तरबियत याफ्ता दहशतगर्द था। कहने लगा नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। वहाँ तो लोग सांप के बारे में बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मैंने खुद सांप को देखा है, उसने फन उठा रखा था। कोई कहता किसी सपेरे की टोकरी से निकल आया होगा। खैर सारे शक शुबे दूर हो गए थे। दहशतगर्दी की दूसरी वारदात के लिए लाहौर की एक शिया मस्जिद को मुंतखब किया गया। इसकी वजह पाकिस्तान में शिया और सुन्नी के दरमियान मजहबी मुनाफरत को हवा देना था क्योंकि अगर शियों की मस्जिद में धमाका होता और शिया भाई शहीद होते तो सब यही समझते कि ये धमाका सुन्नियों ने करवाया है। मैं इस वारदात के हक में नहीं था मगर प्रकाश ने कहा बम्बई शिवसेना के हेड ऑफिस से ऑर्डर मौसूल हुआ है कि लाहौर की किसी शिया मस्जिद में नमाजियों पर फायरिंग भी की जाए और बम भी फेंका जाए। अब मैं कुछ नहीं कह सकता था। चुनाचे मजबूरन मुझे 2 भारतीय दहशतगर्दों को इस वारदात के लिए तैयार करना पड़ा। केसरी लाल एक बम धमाका लाहौर में कराया था। दूसरी वारदात के वास्ते हमने बाकी और दहशतगर्दों की ड्यूटी लगाई। उनमें से एक का नाम पोपट लाल और दूसरे का गुरधारी था। मैंने उस वक्त दिल में फैसला कर लिया कि मैं मस्जिद में धमाका नहीं होने दूंगा और नमाजियों पर फायरिंग भी नहीं होने दूंगा, लेकिन मुझे गुरधारी और पोपट लाल को बम और असलहा देकर लाहौर भिजवाना ही पड़ा। जब वो बस में सवार होकर पिंडी से लाहौर की तरफ रवाना हो गए तो मैंने लाहौर भट्ट साहब को फौरन फोन पर इत्तला कर दी कि इस हुलिये के 2 भारतीय दहशतगर्द इस नंबर की बस में पिंडी से लाहौर आ रहे हैं। आपकी मर्जी है चाहे उन्हें पकड़ लें या उन्हें वहीं गोलियां मारकर हलाक कर दें। उनके पास असलहा भी है और बम भी एक लिफाफे में है। भट्ट साहब ने कहा फिक्र न करो हैदर अली, तुम समझो कि ये भारतीय दहशतगर्द जहन्नम में पहुंच गए हैं। मैंने भट्ट साहब को बता दिया कि ये दोनों दहशतगर्द सुबह की नमाज के वक्त लाहौर की एक शिया मस्जिद में नमाजियों पर फायरिंग करने और बम धमाका करने आ रहे हैं और इन्हें किसी हालत में भी न छोड़ा जाए। अगर ये हाथ से निकल गए तो न जाने कितने ही नमाजी शहीद हो जाएंगे। टेलीफोन पर यह पैगाम देने के बाद मेरा ज़मीर मुतमईन हो गया। मुझे यकीन था कि गुरधारी और पोपट लाल बादामी बाग के अड्डे पर ही पकड़ लिए जाएंगे। दोनों भारतीय दहशतगर्द सुबह के वक्त पिंडी से बस में सवार होकर लाहौर रवाना हो गए। लाहौर में भारतीय सिफारत खाने का एक आदमी मौजूद था जिसने इन दहशतगर्दों की निगरानी करनी थी और दूसरे दिन सुबह की नमाज के वक्त उन्होंने किसी मस्जिद में जो धमाका और फायरिंग करनी थी उसकी पूरी रिपोर्ट प्रकाश खन्ना को सिफारत खाने के जरिए भिजवानी थी। उस रात हमारे घर में कोई पार्टी नहीं थी। शीला कहने लगी डार्लिंग चलो आज कोई फिल्म देखते हैं। मैंने कहा वीसीआर पर कोई फिल्म लगा लो। वो बोली नहीं, फिल्म सिनेमा हॉल में बैठकर देखेंगे और अंग्रेजी फिल्म देखेंगे, खाना भी बाहर खाएंगे।
शाम को हम दोनों तैयार होकर गाड़ी में बैठे और इस्लामाबाद के एक रेस्टोरेंट में आ गए। यहाँ पहली बार मैंने महसूस किया कि एक आदमी हमारा ताक़ुब कर रहा है। उस आदमी को मैंने पहले उस वक्त देखा जब मैं और शीला अपनी कोठी से निकले थे। यह आदमी कुछ फासले पर अपनी कार का बोनट खोले उस पर झुका हुआ था। दुबले जिस्म का आदमी था। उसने बुशर्ट और नसवारी पतलून पहन रखी थी। उसकी गाड़ी भी पुराने मॉडल की थी। मैंने कोई ख्याल न किया। जब हमारी गाड़ी सड़क पर चढ़ने के बाद उसके करीब से गुजरी तो उस वक्त मैंने उसकी शक्ल भी देख ली थी। आम शक्ल का नौजवान था। जब मैं रेस्टोरेंट की पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करके वापस रेस्टोरेंट की तरफ आ रहा था तो मैंने दोबारा उस आदमी को देखा। वो भी अपनी कार पार्क कर रहा था। मैंने उसे इत्तेफाक समझकर शीला के साथ रेस्टोरेंट के ओपन एयर लॉन में आकर बैठ गया। खाने का ऑर्डर दिया और हम बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वही आदमी हमसे कुछ दूर एक खाली मेज पर बैठा सिगरेट पीते हुए हमारी जानिब देख रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझे यकीन हो गया कि ये आदमी हमारा पीछा कर रहा है। एक बात बिल्कुल साफ थी कि ये पाकिस्तानी खुफिया पुलिस का आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया पुलिस को मेरे बारे में भट्ट साहब और मलिक साहब ने सरसरी तौर पर बता दिया था कि मैं भी उनका ही आदमी हूँ। मैं सोचते सोचते जिस कुदरती नतीजे पर पहुंचा वो ये था कि लाजमी तौर पर भारतीय सिफारत खाने का जासूस है जिसे हमारी निगरानी पर रखा गया है। ये बात मुझे बटाले में जयदेव ने बताई थी कि हमारा जो आदमी किसी सीक्रेट मिशन पर पाकिस्तान भेजा जाता है, भारत का सिफारत खाना उस आदमी की बराबर निगरानी करता है और उसकी रिपोर्ट मुरतब करके हफ्ते में 2 बार सिफारत खाने के जरिए नई दिल्ली इंडियन हुकूमत के सेक्रेटेरिएट की रॉ ब्रांच के चीफ को पहुंचा दी जाती है। पहले मैं अपने तौर तरीकों से कुछ लापरवाह सा हो गया था, क्योंकि मैं अपने मुल्क में था। दूसरे मैं हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान बनकर वहां रह रहा था, जो कि हकीकत में मेरा असली रूप था। लेकिन अभी मेरा असल मिशन मुकम्मल नहीं हुआ था। मुझे अपने मिशन की तकमील के लिए अभी वापस हिंदुस्तान भी जाना था और धर्मचंद बनकर वहां दहशतगर्दों के ट्रेनिंग सेंटरों को और पाकिस्तान आने जाने वाले दहशतगर्दों को खत्म करना था और इसके लिए मुझे बड़ी सूझबूझ, अक्लमंदी और एहतियात की जरूरत थी। चुनाचे उस भारतीय सिफारतकार जासूस को ताक़ुब में देखकर मैं मोहतात हो गया। ये जासूस भारतीय जासूसों के या दहशतगर्दों के पीछे सिर्फ ये देखने के लिए लगाए जाते थे कि कहीं ये पैसों के लालच में आकर दूसरे मुल्क की पुलिस के साथ मिलकर डबल एजेंट का किरदार तो नहीं अदा कर रहे। इस लिहाज से मैं बेफिक्र था, क्योंकि मैं इस बात का खास तौर पर एहतमाम कर रहा था कि कोई पुलिस या खुफिया पुलिस का आदमी मुझसे न मिले। इस बात की भट्ट साहब और मलिक साहब ने भी मुझे खास तौर पर ताकीद की थी कि मैं किसी पुलिस अफसर को अपने यहाँ किसी दावत पर न बुलाऊं और न किसी ऐसे अफसर से दोस्ती पैदा करूं। अगर मुझे कोई खतरा था तो सिर्फ इस बात का कि कहीं लाहौर का मेरा कोई जानने वाला अचानक सामने आकर मुझे पहचान न ले और हैदर अली कहकर ये न कहे कि तुम इतनी देर कहाँ गायब रहे, तुम्हारी दुकान भी सुना है कि तुमने बेच दी है। ये बातें अगर शीला ने भी सुन ली तो मेरे हक में जहर कातिल साबित हो सकती थी और भारत में मेरे सीक्रेट मिशन का सारा प्रोग्राम खाक में मिला सकती थी। और ये भी हो सकता था कि भारतीय सिफारतकारों को मेरी असलियत का पता चल भी जाए, मगर वो उसे मुझ पर जाहिर न करें और मुझे यही तासुर दें कि वो मुझे धर्मचंद ही समझ रहे हैं, लेकिन मुझे किसी बहाने से भारत वापस बुला लें और भारत की सरहद पर कदम रखते ही मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। चुनाचे एक तो मैं अपने घर पर जो दावतें देता उनमें लाहौर के किसी आदमी को न बुलाता, दूसरे पब्लिक मकामात पर मैं कभी पैदल न जाता और शॉपिंग सेंटरों में भी शीला के साथ जाने से गुरेज करता। इस एतबार से ये भारतीय जासूस जो मेरे पीछे लगा दिया गया था उस वक्त तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, जब तक उसको ये मालूम नहीं हो जाता कि मैं धर्मचंद नहीं हूँ बल्कि उसका हम शक्ल हूँ और उसका रूप धार कर ये सारा खेल खेल रहा हूँ। और दूसरे ये कि वो मुझे किसी पुलिस वाले या खुफिया पुलिस वाले से बातचीत करते नहीं देख लेता, और ये दोनों बातें नामुमकिन थी। शीला जो मेरे साथ मेरी नकली मुसलमान बीवी की हैसियत से रह रही थी, मुझे सर से पांव तक धर्मचंद ही समझती थी। मैं रात को अलग कमरे में अंदर से कुंडी लगाकर सोता था। शीला ने कई बार रात को मुझे डबल बेडरूम में ले जाने की कोशिश की, मगर मैंने भरपूर मुदाफियत की और उसे साफ साफ कह दिया कि मैं ये हरकत कभी नहीं करूंगा। वो मुझे नकली मुसलमान समझ रही थी। अगर उस पर यह राज फाश हो जाता कि मैं हकीकी तौर पर भी मुसलमान हूँ और धर्मचंद नहीं हूँ तो आप सोच सकते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता। हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया, उसके बाद फिल्म देखने चल दिए। फिल्म के दौरान मैं सिनेमा हॉल में इधर उधर नजरें दौड़ाकर देखता रहा, मगर सिफारत खाने का जासूस मुझे गैलरी में कहीं नजर न आया। गैलरी में रश नहीं था, बमुश्किल 20-30 आदमी बैठे हुए थे, उनमें भारतीय जासूस नहीं था। हम फिल्म देखकर बाहर निकले तो मैंने खास तौर पर देखा कि उस आदमी की गाड़ी पार्किंग में नहीं थी। हम लोग अपने घर में आ गए। शीला से मैंने उस आदमी के बारे में कोई बात न की। दूसरे रोज सुबह की नमाज के वक्त भारतीय दहशतगर्द पोपटलाल और गुरधारी ने एक मस्जिद में बम का धमाका करना था। मुंह अंधेरे मेरी आंख खुल गई।
शीला का कमरा बंद था। मैं नीचे तय खाने में चला आया। मुझे यकीन था कि लाहौर से भट्ट साहब या मलिक साहब का टेलीफोन जरूर आएगा। अभी मैं तय खाने में आकर टेलीफोन की तपाई के पास सोफे पर बैठा ही था कि फोन की घंटी बजी। मैंने धड़कते दिल के साथ रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से भट्ट साहब की आवाज आई, सारा मामला ठीक हो गया है। उसके बाद उन्होंने सारे वाक़े की जो तफसील बताई, उसका मुख्तसर खुलासा ये था कि मेरी इत्तला पर पुलिस के मुसल्लह गार्ड ने लाहौर रावलपिंडी बस स्टैंड को घेरे में ले लिया। वजह ये बताई कि चूंकि पिछले दिनों शहर में मुख्तलिफ जगहों पर बम के धमाके हुए हैं, इसलिए लाहौर में दाखिल होने वाली हर बस की तलाशी ली जाती है। भट्ट साहब ने फोन पर बताया कि हमने ऐसा इंतजाम कर रखा था कि बस में से कोई मक्खी भी उड़कर पुलिस के घेरे से बाहर नहीं निकल सकती थी। चुनाचे सब मुसाफिरों को एक कतार में खड़ा कर दिया गया और उनकी तलाशी शुरू हो गई। भारतीय दहशतगर्द ने ये चालाकी की थी कि बस से निकलते वक्त बम वाला थैला अपने पिस्तौल के साथ बस की सीट के नीचे रख दिया। भट्ट साहब कहते हैं कि मेरे बताए हुए हुलिये से उन्होंने दोनों दहशतगर्दों को पहचान लिया और उन पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। तलाशी के दौरान किसी के पास कोई बम पिस्तौल वगैरह न निकला। भट्ट साहब कहते हैं कि हमें अच्छी तरह मालूम था कि दोनों दहशतगर्दों ने बम का थैला बस में ही छोड़ दिया होगा और वो उसकी मिल्कियत से इनकारी हो जाएंगे, और वैसा ही हुआ। जब पुलिस ने मुसाफिरों के सामान की तलाशी ली तो बस की पिछली सीट के नीचे से एक थैला बरामद हुआ जिसमें इंतहाई ताकतवर देसी साख्त का बम था। पुलिस ने पूछा कि ये थैला किसका है। किसी ने ये न कहा कि ये थैला मेरा है। दोनों दहशतगर्द भी खामोश रहे। पुलिस ने अपने एक आदमी को मंसूबे के मुताबिक मुसाफिरों में शामिल कर दिया। उस आदमी ने कहा, जनाब ये थैला इन दोनों आदमियों का है। मैंने खुद इनमें से एक को बस में से बाहर निकलते वक्त थैला सीट के नीचे रखते देख लिया था। भट्ट साहब ने पुलिस इंस्पेक्टर को इशारा किया कि इन दोनों आदमियों को हथकड़ी लगा दी जाए। गुरधारी और पोपट लाल ने जब देखा कि अब वो बच नहीं सकते तो उन्होंने ट्रेनिंग के कवायद ज़वाबित को बालाए ताक रखते हुए ये हरकत की कि एक तरफ को दौड़ पड़े। भट्ट साहब का कहना था कि इन दहशतगर्दों ने हमारा काम आसान कर दिया। पुलिस ने उन्हें भागता देखकर उनके पीछे दौड़ लगा दी। पुलिस ने हवाई फायरिंग की। ये महज दिखाने के लिए थी। चूंकि दोनों भारतीय दहशतगर्दों को पहचान लिया गया था और एकदम भाग उठने से उन्होंने खुद अपने दहशतगर्द होने की तस्दीक कर दी थी। चुनाचे कुछ दूर तक उनका ताक़ुब करने के बाद दोनों को गोलियों से उड़ा दिया गया। लाशों का मुआयना किया गया तो मालूम हुआ कि दोनों हिंदू थे। थोड़ी देर बाद ये खबर भारतीय सिफारत खाने में भी पहुंच गई। प्रकाश खन्ना ने मुझे फोन पर कहा कि मैं फलां जगह आ रहा हूं, जरूरी बात करनी है। इससे पहले मुझे भट्ट साहब की ज़बानी फोन पर सब कुछ मालूम हो चुका था। खुफिया जगह पर मेरी और प्रकाश खन्ना की मुलाकात हुई। वो सर पकड़कर बैठ गया। आप लोगों ने उनको यही ट्रेनिंग दी थी कि पुलिस आए तो उनके आगे दौड़ना शुरू कर दो और पुलिस पर फायरिंग भी करो। भारतीय सिफारत खाने को यह खबर भी पहुंची थी कि जब पुलिस ने हवाई फायर किया तो गुरधारी और पोपट लाल ने भी जवाब में पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी थी। इस बार इल्जाम मुझ पर नहीं, बम्बई के इंस्ट्रक्टर्स पर आया था जिन्होंने दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी थी। मैंने बज़ाहिर हैरान सा होकर पूछा, बात क्या हुई है खन्ना जी, खुलकर बताएं। वो माथे पर से हाथ हटाते हुए बोला, महाराज बात क्या होनी थी। बादामी बाग के अड्डे पर पुलिस ने मुसाफिरों को उतार कर तलाशी ली। पुलिस तो 2-3 दिनों से हर बस की तलाशी ले रही है। गुरधारी और पोपट को चाहिए था कि बस बम में रखा था तो अपने पिस्तौल भी वहीं फेंक देते, मगर उन्होंने पिस्तौल अपने पास ही रखे। जब पुलिस तलाशी लेने लगी तो भाग खड़े हुए। पुलिस ने ताकुब करते हुए हवाई फायरिंग की तो उन्होंने भी जवाब में फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों को उड़ा दिया। ये काम तो पुलिस ने करना ही था। उन्हें चाहिए था कि अनजान बन जाते या फिर पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाते। हम उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर सकते थे, मगर उन्होंने तो हमारे सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया। मैंने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ। उनकी लाशों का क्या हुआ? प्रकाश खन्ना बोला, पुलिस ने दोनों लाशों को नंगा करके अखबार नवीसों को दिखाया और बस में से बम का थैला भी बरामद कर लिया और उनके पिस्तौल भी बरामद कर लिए। शाम के अखबारों में खबर छप जाएगी कि भारत के 2 हिंदू दहशतगर्द बस में बम रखते हुए पकड़े गए, मगर वो पुलिस की हिरासत से फरार हो गए। पुलिस ने उनका पीछा किया। भारतीयों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस मुकाबले में दोनों भारतीय दहशतगर्द मारे गए। तुम भी बम्बई वालों को फौरन पैगाम भिजवा दो और मैं भी दिल्ली को खबरदार करता हूँ कि आइंदा इस किस्म के अनाड़ी दहशतगर्द भेजकर भारत को दूसरे ममालिक के सामने जलील न किया जाए। शीला ये खबर सुनकर परेशान थी। मैंने उसी रोज रात को प्रकाश खन्ना के ताउन से रेडियो ट्रांसमीटर पर बम्बई बालाजी से बात की। उन्हें इस हादसे की इत्तला दी और कहा कि ट्रेनिंग सेंटर के इंस्ट्रक्टर्स को फौरन बदल कर उनकी जगह दूसरे लोग लाए जाएं और दहशतगर्दों के इंतखाब में बेहद एहतियात और सूझबूझ से काम लिया जाए। बालाजी ने कहा, धर्मचंद, इन लोगों को तुम्हारी मंजूरी भी हासिल थी। तुम्हें भी आगे से होशियार रहने की जरूरत है। हम तो यहाँ मुनासिब तब्दीलियां करेंगे ही। शाम के अखबारों में गुरधारी लाल और पोपट लाल के पुलिस मुकाबले में मारे जाने की खबर छप गई। साथ ही उनकी लाशों की तस्वीरें भी थी। दूसरे रोज के अखबारों में भी ये खबर शह सुर्खियों के साथ छपी और 2-3 अखबारों ने एडिटोरियल नोट भी लिखे कि भारत पाकिस्तान में अपने दहशतगर्द भेजकर पाकिस्तान में इंतशार और मुनाफरत की फजा पैदा करना चाहता है, जिसकी जिस कदर मजम्मत की जाए कम है। मैं बड़ा खुश था कि
जो काम मुझे करना था वो दोनों दहशतगर्दों ने पुलिस मुकाबले में खुद ही अंजाम दे दिया था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।